नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ रहे हैं एवं समझ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने दर्पण संबंधी शब्दावली एवं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं दर्पण से। देखिए, दर्पण वह परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने ऊपर आपतित लगभग सभी प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि वह परावर्तक पृष्ठ जो अपने ऊपर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब यदि परावर्तक पृष्ठ कैसी है, समतल है, तो जो दर्पण है वो कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। तो यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है तो जो दर्पण है वो कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। साथ ही यदि परावर्तक सतह गोलीय है या वक्राकार है तो जो दर्पण होगा वो कैसा होगा, गोलीय दर्पण होगा। और यदि परावर्तक सतह परवलयाकार है, राइट, तो यदि परावर्तक सतह परवलयाकार है तो जो दर्पण है वो कैसा होगा, परवलयाकार दर्पण होगा। जिसमें से समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार, इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम जो है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, आकृति तथा आकार को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम देखें गोलीय दर्पण के बारे में, तो यदि किसी दर्पण की परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है तो उसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साथ ही साथ जो दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है उनको भी मैं रिवाइज कराना चाहूँगा, ताकि इनसे जो प्रतिबिंबों की आकार है, स्थिति है, प्रकृति है, वो आप भली भांति अच्छे से समझ लें। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है, राइट, अवतल दर्पण में जो भी द्वारक होता है, जैसे हमने देखा था यहाँ पर, तो अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फिर ये जिस गोले का भाग होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, जिससे सी से दर्शाते हैं। फिर वक्रता केंद्र एवं ध्रुव पी से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और परावर्तन के पश्चात में किरण जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसको फोकस कहते हैं, राइट। सी एवं यहाँ पर पी के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पर ये क्या कहलाती है, आर कहलाती है। और यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और वैसे ही उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण का ये जो है, उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह, तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहेंगे। फिर ये जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। इसके बीच में ही होता है फोकस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी, और ये क्या हो जाएगी, पी से लेकर सी तक की वक्रता त्रिज्या, राइट। अब हम जो है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, राइट, कि वह गोलीय दर्पण, राइट, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर क्या हो, धसा हुआ हो, या वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई होती है, उस दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। ये अवतल दर्पण का फोकस हो जाएगा, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र, ये इसकी क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, ये वक्रता केंद्र। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी फोकस जो है, फोकस दूरी, और ये क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 स्थितियों में 6 प्रकार के बनते हैं। अर्थात अवतल दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को एक विशेष स्थिति में रखते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब है वो विशेष स्थिति में प्राप्त होता है।
उसका आकार भी निर्धारित होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाली प्रतिबिंब की 6 स्थितियां हैं, इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखें, हो सकता है कि इसमें अवतल दर्पण से जो 11 नंबर के प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाएं, राइट, कि अवतल दर्पण क्या होता है तथा इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की सभी स्थितियों के बारे में वर्णन कीजिए, या अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां कहां पर रखने पर विशेष आकृति एवं आकार के जो है प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो उस केस में हम सबसे पहले जो है अवतल दर्पण की परिभाषा देंगे और फिर 6 की 6 स्थितियों को डिफाइन करेंगे। या हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किरण आरेख के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की 6 स्थितियों में हम सबसे पहले बात करते हैं एक ही। देखिए, जब कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, राइट। तो जब कोई वस्तु जो है वो अनंत पर होती है तो अनंत से आने वाली जो सभी प्रकाश किरणें हैं वो प्रकाश किरणें कहां से, फोकस से होकर चली जाती हैं चलिए, तो जो प्रकाश किरणें हैं वो फोकस से होकर जाती हैं और इसीलिए जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा अनंत की स्थिति। ये अनंत, अनंत का मतलब हुआ बहुत दूर। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने बहुत दूर या अनंत पर रखते हैं तो सारी प्रकाश किरणें चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तित होती हैं, आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो सभी किरणें कहां से होकर जाती हैं, फोकस से होकर ही जाती हैं। तो जब कोई वस्तु अनंत पर या बहुत दूर रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जिसका आकार कैसा होता है, बहुत ही छोटा या बिंदु के आकार का होता है। और चूंकि यहाँ पर जो किरणें हैं वो वास्तविक रूप से बन रही हैं, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और ये उल्टा बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, राइट, बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है और साथ ही साथ वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब दूसरी स्थिति समझते हैं। देखिए, जब कोई भी वस्तु, ये अगर मुख्य परीक्षा में आते हैं तो एक तो आपको ये स्थितियां लिखनी है और दूसरा इस तरीके से डायग्राम भी बनाते जाना है, राइट। तो जब कोई भी वस्तु अनंत से, राइट, अनंत एवं, जैसे मैंने लिख दिया कि ये तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर की स्थिति हो जाएगी। अब ये हो जाएगा यहाँ पर फोकस, ये वहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। और अब कोई जो वस्तु है, जैसे ये ए बी वस्तु हो जाएगी, ए और बी। तो देखिए, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने सी से परे, या जिसको हम लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में, तब भी बात वही है। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, बनता है। और ये जो प्रतिबिंब है अगर आप देखेंगे, अच्छा, जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उसकी 3 स्थितियां आप याद रखें। देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो हमेशा फोकस से होकर ही जाएगी। पहला नंबर का ये नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण, राइट, यदि कोई प्रकाश किरण जो है फोकस से होकर क्या होती है, आपतित होती है, जैसे ये फोकस है, तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और तीसरा, यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे ये कोई वस्तु है, राइट, और वो यदि वक्रता केंद्र से क्या होती है, आपतित होती है, तो वो उसी दिशा में क्या हो जाएगी,
वापस लौट आएगी। ये 3 बिल्कुल सिंपल नियम है। यदि वक्रता केंद्र से होकर वो आपतित हो रही है तो उसी दिशा में वो क्या होगी, वापस लौट आएगी। अगर फोकस से होकर आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फिर फोकस से होकर परावर्तित होगी। ये तीनों नियमों के आधार पर हम 6 के 6 चित्र बनाएंगे। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने C से परे या अनंत एवं C के बीच में रखी होती है तो एक किरण तो यहाँ पर फोकस से होकर जो है वो परावर्तित हो जाएगी, ये दिशा रहेगी, और दूसरी किरण जो है वो कौन सी दिशा से आएगी, यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर आएगी, और वक्रता केंद्र से ये उसी दिशा में क्या होगी, लौट जाएगी। तो यहाँ पर एक किरण इस दिशा में जा रही है और दूसरी किरण ये, दोनों किरण यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। राइट। तो दूसरी स्थिति, जब किसी वस्तु को अनंत एवं C से परी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वस्तु का आकार वस्तु से छोटा होता है। राइट। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, और कैसा बन रहा है, उल्टा। क्लियर। तो ये डायग्राम रहा। अब तीसरा हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को, राइट, जैसे ये हो जाएगा, ये एक प्रकाश किरण हो जाएगी। राइट। और दूसरी प्रकाश किरण हो जाएगी यहां पर इस तरीके से। अब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के सामने, कहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और अवतल दर्पण, देखिए ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। और आप एग्जाम में पेंसिल का इस्तेमाल करें ताकि थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो आप उसको सुधार सकें। ये हो जाएगा ध्रुव। राइट। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हुई होती है तो इससे जाने वाली जो एक प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात में, राइट, फोकस से होती हुई क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो एक परावर्तित जो किरण है वो ये रही। दूसरी जो परावर्तित किरण है वो कहां से, फोकस से आएगी। और मैंने बताया था कि नियम नंबर दूसरा, जब वो फोकस से आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो दोनों किरणें हैं ये यहां पर क्या हैं, मिल रही हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, यहां पर उल्टा बनेगा। ये B डैश हो जाएगा और ये A डैश हो जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, स्थिति होती है। ध्यान रखें, जब कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव वक्रता केंद्र पर रखी हुई होती है, कहां पर, वक्रता केंद्र पर रखी हुई होगी, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा। राइट। अर्थात अवतल दर्पण की वह स्थिति जिसमें प्रतिबिंब बराबर बनता है। और ये एक ही स्थिति होती है जब वस्तु कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र पर। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और ये कहां पर बनता है, C पर ही बनता है। क्लियर। अब चौथी स्थिति हो जाएगी कि जब किसी वस्तु को, राइट, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, राइट, अब यहां पर एक चीज समझते जाइए, हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, दर्पण से पास लेके आ रहे हैं। ये चीजें रटने वाली नहीं है, समझने वाली है। हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बना, ध्रुव पे बना। और हम नजदीक वस्तु को लेकर आए अनंत से और हमने ध्रुव के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब फोकस से और ध्रुव के बीच में बना। राइट। तीसरी स्थिति क्या हो गई कि जब हमने ध्रुव पर ही रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बना, ध्रुव पर ही रखा और वस्तु के बराबर हो गया। अर्थात जैसे जैसे हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को पास लेकर आते हैं उसका प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है। अब हो जाएगी चौथी स्थिति। राइट। जब वस्तु को C तथा F के बीच में
रखा जाता है। अगर आप गौर करें तो जब वस्तु बहुत ही दूर थी, अनंत पर थी, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर बना, बहुत छोटा बना, उल्टा बना, राइट, और वास्तविक बना। जैसे ही हम वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में लेकर आए तो प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बना, वस्तु से छोटा बना, राइट, उल्टा बना एवं वास्तविक बना। और जब वस्तु कहां पर आ गई? वक्रता केंद्र पर आ गई, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना, समान आकार का, वक्रता केंद्र पर बना, राइट। अब यदि हम वस्तु को और पास लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब और बड़ा होता जाएगा। सीधा सा मतलब है कि अवतल दर्पण से वस्तु को अनंत से जैसे जैसे हम दर्पण के पास लेकर आते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस से दूर होता चला जाता है और प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता चला जाता है। तो चौथी स्थिति में जब हम किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे? इस तरीके से हमको यहां पर एक लाइन खींच लीजिए, ये अपन ने लाइन खींची, राइट, और यहां पर एक लाइन और आप इस तरीके से खींचें, यहां पर ये हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो ये इधर क्या हो जाएगा? हमारा फोकस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में वस्तु को हम यहां पर रखेंगे। तो देखिए, जब वस्तु जो है यहां पर रखी हुई होगी तो उसकी जो प्रकाश किरण है वो समांतर सतह के समांतर, इसीलिए वो फोकस से टकराती हुई वापस आ जाएगी, राइट। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो दरअसल वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और हमें पता है कि जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो इसी दिशा में क्या होगी? वापस आ जाएगी। तो ये इसी दिशा में वापस आ रही है, अर्थात एक प्रकाश किरण की दिशा ये है और एक प्रकाश किरण की दिशा ये, और ये दोनों जो है ये कहां पर मिल रही हैं? सी से परे मिल रही हैं। और अगर आप देखें तो यहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसका मतलब जब हम वस्तु को C एवं F के बीच में, जब किसी वस्तु को C एवं F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C से परे, कहां पर? ये जो C है, राइट, इस C से परे या हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनता है। और अब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब पांचवी स्थिति हो जाएगी कि जब हम वस्तु को कहां पर रखें? फोकस पर रखें। तो देखिए, ये हो जाएगा दर्पण, राइट, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का ये मान लिया हमने क्या है? फोकस F है, ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, और इधर कहीं क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो यदि हम किसी वस्तु को F पर रखते हैं, राइट, तो एक रेखा सीधा जो है अगर समांतर अक्ष से होगी तो वो इस तरीके से क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो फोकस से होकर क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी जो रेखा है वो क्या होगी? C से जाएगी। अब हमें पता है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की क्या होती है? वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, तो उसकी दिशा भी क्या होती है? वही होती है, अर्थात ये इसी दिशा में क्या हो जाएगी? परावर्तित आ जाएगी। अब देखिए, ये चूंकि दोनों किरणें यहाँ पर क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, और समांतर हैं तो ये यहाँ पर मिलेंगी नहीं, अनंत पर इसका जो क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर अगर हम देखें हमारी पहली स्थिति, जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर, और जब हम वस्तु को कहां पर? फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर? अनंत पर बन रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु को हम फोकस F पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, राइट। अब हो जाएगी यहां पर छठवीं स्थिति, जब हम किसी वस्तु को कहां पर रखते हैं? ध्रुव एवं फोकस के बीच में रखते हैं। ये हो जाएगा अब फोकस, और ये क्या हो जाएगा यहां पर? C। तो अब हमने वस्तु को कहां पर रखा? यहां पर रखा, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये वस्तु जो है इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और एक प्रकाश किरण इस तरीके से क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। तो एक प्रकाश किरण तो जो है फोकस से होकर क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी, और दूसरी जो प्रकाश किरण है
वो कहाँ से जाएगी, इस तरीके से फोकस से, हाँ, वक्रता केंद्र से और इस वस्तु से मिलती हुई जाएगी। अब देखिए ये जो छठवीं स्थिति है ये बड़ी रोचक स्थिति है। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि इस स्थिति में अब जो प्रतिबिंब है, सॉरी ये फिर इरेज हो गया, एक मिनट, यहां पर ये हो जाएगा फोकस F और ये हो जाएगा C। अब हमने वस्तु को कहां पर रखा, ये बीच में रखा, तो इससे एक तो ये इस तरीके से निकल जाएगी, राइट, और दूसरा जो है वो इस तरीके से, ये C से, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये इस तरीके से निकल जाएगी और एक वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। अब छठवीं स्थिति में ये होता है कि ये दोनों किरणें जो है आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, परंतु जब इन किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये किरणें पीछे क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इनका जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो कि कहां पर बनेगा, दर्पण के दाईं ओर बनेगा। तो यहां पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है और दाईं ओर बन रहा है। दरअसल वास्तविक किरणें ये है, इनको पीछे बढ़ाने पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए आभासी बनेगा और ये सीधा बनेगा। तो ये हमारी 6 स्थितियां रही। बिल्कुल आराम से समझो कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब फोकस एवं सी के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तीसरी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। चौथी स्थिति, जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को पास ला रहे हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है और वह फोकस से दूर होता जा रहा है। अर्थात जैसे ही हम प्रतिबिंब को अब कहां पर, सी के बीच में, राइट, यहां पर ये जो है सी यहां पर हो जाएगा, राइट, सी एवं किसके बीच में, एफ के बीच में हम रखते हैं, ये सी हो जाएगा और ये एफ, इन दोनों के बीच में रखा तो इसका प्रतिबिंब सी से परे बना, वस्तु से बड़ा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। पांचवी स्थिति, जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। क्यों? क्योंकि इससे एक किरण यहां पर जाएगी और एक किरण वक्रता केंद्र से, दोनों समांतर हो जाएंगी तो हम मान लेते हैं कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। और छठवीं स्थिति, जब वस्तु को फोकस एवं किसके, पी के बीच में जब उस वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है और दर्पण के दाईं ओर कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, क्योंकि वास्तविक किरणें ये रही, इन किरणों को बढ़ाने से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, राइट। अब हम यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोगों को पढ़ेंगे। देखिए अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो सबसे अधिक टॉर्च, सर्च लाइट हो जाएगा और वाहनों के हेडलाइट में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही जो सेविंग मिरर है उनमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, राइट। फिर तीसरा हो जाएगा जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, डेंटिस्ट। दरअसल क्या होता है, हमारे कान में और हमारे दांतों में छोटे से दर्पण से हमको क्या चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। और हमें पता है कि अवतल दर्पण में जब हम किसी भी वस्तु को, राइट, सी एवं एफ के बीच में रखते हैं या वक्रता केंद्र से या फोकस दूरी के आसपास रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। इसीलिए जो कान के या नाक के डॉक्टर होते हैं वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ ही सौर भट्टी में तो ये 4 प्रयोग, टॉर्च, सर्च लाइट एवं हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण प्रयोग, दंत विशेषज्ञ और सौर भट्टी के रूप में सौर के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा दूसरा गोलीय दर्पण, देखिए वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह
बाहर की ओर क्या होती है, उभरी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनकी केवल और केवल दो स्थितियां हैं। वो क्यों स्थितियां हैं इसको भी हम भली भांति समझते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या हो जाएगी कि यदि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहां पर है, अनंत पर रखी हुई है, राइट, ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये इसका फोकस हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब निर्माण के समय कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा कौन सी साइड रहेगी, लेफ्ट साइड में रहेगी। अर्थात हमने यहां पर क्या रखा, वस्तु को रखा, फिर से हमने वस्तु को कहां पर रखा, अनंत पर रखा। अनंत का मतलब क्या हुआ, बहुत दूर। जब हमने उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को बहुत दूर रखा तो उससे जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, राइट, मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी प्रकाश किरण, वो मुख्य अक्ष के समांतर ही परिवर्तित हो जाएगी, राइट। अब यहां पर देखिए इस तरीके से, दरअसल उत्तल दर्पण की जो स्थिति इस तरीके से होती है कि जो भी प्रकाश किरण इससे जाएंगी वो टकराकर ये प्रकाश किरण जो है परावर्तित होकर इस दिशा में मुड़ गई, ये प्रकाश जो किरण है वो इस दिशा में मुड़ गई। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों किरणें कभी मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं, राइट। परंतु हाँ, यदि हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब का रचना जरूर हो सकती है। तो यदि हम इस वाले भाग को यहां से पीछे की ओर बढ़ाते हैं ये, और इसको यहां पर, तो आप देखेंगे कि दोनों किरणें कहां पर, इस बिंदु पर या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर, फोकस पर बनता है। और चूंकि यहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, सीधा। क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा होता है, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होता है। अब दूसरी स्थिति हो जाएगी कि अब वस्तु को अनंत या दर्पण के ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी रखें, राइट। उसका कारण क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए ये हो जाएगा हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब एक चीज समझिए कि यहां पर ये उत्तल दर्पण का क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो वस्तु की जो किरणें हैं, दरअसल इसकी बनावट ऐसी है कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो इसका जो प्रतिबिंब वो कहां पर बना, फोकस पर बना। अब आप सोचिए जैसे जैसे वस्तु को पास लेके आएंगे ये जो कोण है, ये कोण का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ता चला जाएगा तो मुझे ये बताओ यहां से जैसे जैसे ये जो किरण है ये ऐसी जाएगी, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूं, ये इस दिशा से, जैसे कोई किरण इस दिशा से अब और पास लेके आएंगे तो वो इस तरीके से क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोण है वो कहां पर बनेगा, फोकस के पहले ही बनेगा। यही कारण है कि अगर हम वस्तु को कहीं पर भी रख लें, राइट, या तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और अनंत के अलावा अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, अगर हम वस्तु को अनंत, ये हो जाएगा अनंत, राइट, और ये हो जाएगा P। तो अनंत एवं P के बीच में हम कहीं पर भी रख लें वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा वो समझिए। चलिए अब यहां पर देखिए, जब कोई वस्तु कहां पर होगी, यहां पर अनंत एवं किसी भी बीच में होगी तो यहां पर, हाँ, यहां पर जो प्रतिबिंब है अब ये ध्रुव फोकस के बीच में ही बनेगा। हाँ बिल्कुल सही। देखिए अब यहां पर ये जो वस्तु है ये कहां से, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, राइट। तो ये उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, मतलब इसकी दिशा भी क्या होगी, यही होगी। तो अब आप समझिए कि
जब किसी वस्तु को हम अनंत एवं ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख लें तो एक जो प्रकाश किरण है उसकी दिशा ये होगी, राइट, और एक प्रकाश किरण की दिशा ये होगी। तो मुझे ये बताइए, क्या ये दोनों किरणें आपस में कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इन किरणों को पीछे की ओर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एक तो फोकस से होकर निकल जाएगी, राइट, और एक दरअसल क्या है, यहां से ये जो है ये हम पीछे बढ़ाते हुए इस तरीके से, तो यहां पर एक जो प्रकाश किरण है वो इस तरीके से जाएगी ये, और एक प्रकाश किरण ये, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि प्रतिबिंब फोकस एवं ध्रुव के बीच में बनेगा। तो जैसे जैसे हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को पास लेके आएंगे, ये किरण जो है और अधिक इसका कोण बढ़ता चला जाएगा। तो जो परावर्तित किरण है, राइट, वो अब ध्रुव से पहले ही मिलेंगी। दूसरी चीज यहां पर आप ये देखें तो एक किरण ये है, एक किरण ये है, इसीलिए इनको पीछे बढ़ाने पर ही यहां पर कोण बन रहा है। इसीलिए जो प्रतिबिंब है ये सीधा होगा और आभासी होगा, और वस्तु से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, और P तथा यहां पर F तथा P के बीच में बनेगा। तो ये दो स्थितियां हैं। जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और दूसरी स्थिति में हम अनंत एवं फोकस के बीच में कहीं पर भी रख लें, जो प्रतिबिंब है वो फोकस F तथा P के बीच में ही बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पणों के प्रयोग, राइट। देखिए, उत्तल दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, और साथ ही वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो वाहन होते हैं उनके साइड मिरर, राइट, साइड मिरर के लिए, या जिसको हम क्या कहते हैं, साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो साइड व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है ताकि ड्राइवर पीछे से आ रहे ट्रैफिक का विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सके। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखें आप कि वाहन के अंदर जो ड्राइवर के ठीक सामने होता है, ड्राइवर के ठीक सामने पीछे का जो चित्र देखने के लिए होता है रियर व्यू मिरर, वो एक क्या होता है, सामान्य दर्पण होता है। परंतु किसी भी वाहन के बगल में, राइट, दोनों तरफ जो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कारण क्या है कि उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसके साथ ही इनका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बड़ा होता है। बड़े क्षेत्र का ये प्रतिबिंब बहुत छोटा बना देते हैं। इसीलिए जो अंधे मोड़ होते हैं, जहां पर ज्यादा गोलाईदार होती हैं, वहां पर भी इस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि यहां से अगर कोई कार जा रही है और यहां से कोई जो है कार जा रही है तो वो इस मिरर में ये दोनों ड्राइवर अपना अपना प्रतिबिंब देख सकें कि भाई हाँ, अंधे मोड़ में यहाँ से भी कार आ रही है, तो दोनों ड्राइवर सतर्क हो जाएंगे। तो अंधे मोड़ों पर भी जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर स्ट्रीट जो लैंप्स होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि जो प्रकाश किरण है वो विस्तृत क्षेत्र में क्या हो जाए, फैल जाए, राइट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर दर्पण सूत्र। हो सकता है इससे भी प्रश्न पूछा जाए। देखिए, जो गोलीय दर्पण अगर हमने देखे, अभी गोलीय दर्पण है, ठीक है, जैसे ये गोलीय दर्पण हो जाएगा, ये गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा, ध्रुव। तो दर्पण सूत्र में जहां पर वस्तु रखी हुई होती है तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, इस U से मेजर किया जाता है। फिर जहां पर भी प्रतिबिंब बनता है, अगर जैसे मैंने कहा कि उल्टा प्रतिबिंब बना है तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, फोकस। तो दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध को दर्शाता है। यदि किसी गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी f है और वस्तु से
जो वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु दूरी यदि u है और प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनता है वो दूरी यदि v है, तो फिर इन तीनों का जो संबंध है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस का क्या होता है 1/u। अब दरअसल दर्पण सूत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इसके भी न्यूमेरिकल्स कराता, राइट। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u, ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। अब आवर्धन क्या होता है? किसी भी दर्पण का आवर्धन ये बताता है कि वस्तु की तुलना में उसका प्रतिबिंब, वस्तु या बिंब की तुलना में उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बना है, राइट। तो वस्तु का दर्पण का आवर्धन यह बताता है कि वस्तु की तुलना में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो छोटा बना है या बड़ा बना है, उसे ही दर्पण का आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को मापा जाता है, क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई, राइट। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो जाएगी और बटे क्या हो जाएगी? वस्तु की ऊंचाई। अब यहां पर समझिए, अगर जैसे मैंने कहा कि एक 7 सेंटीमीटर की पेंसिल है, राइट। अगर 7 सेंटीमीटर की पेंसिल है और उसका जो लंबाई है वो भी 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 7/7 बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यदि m बराबर कितना है? 1 है। m बराबर 1 है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो वस्तु के प्रतिबिंब के क्या होती है? बराबर होती है। यदि m बराबर क्या होता है? 2 है या 1 से क्या है? अधिक है, तो फिर उस केस में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा बड़ा बनेगा। जैसे हमने कहा कि एक पेंसिल की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 14 है, पेंसिल की ऊंचाई 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 आया। तो हमेशा m का मान 1 से अधिक है, तो मतलब प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या होता है? अधिक ऊंचा होता है, राइट। और यदि m बराबर क्या है? 1 से कम है, तो फिर क्या होगा? आप समझो, जैसे मैंने कहा कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 7 है, वस्तु की ऊंचाई 14, तो 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो क्या है? कम है, राइट। और प्रतिबिंब जो आवर्धन होता है इसका u एवं v से भी संबंध होता है। तो u v एवं m में जो संबंध होता है वो इस तरीके से होता है, m बराबर होता है h' बराबर हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का v/u। ये जो है u v में संबंध होता है। अब हमने यहाँ पर दर्पण, प्रतिबिंब, दर्पण सूत्र, आवर्धन सबको इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि कोई सा भी प्रश्न हो आपसे बनना चाहिए और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।